So we'll start with next part of this chapter, which is motion in a plane का दूसरा part, that is circular motion. तो आपको motion in a plane में as far as your JEE NEET syllabus is concerned, दो टाइप के मोशन है. एक है प्रोजेक्टाइल मोशन में एज यू हैव ऑलरेडी सीन तीन टाइप के प्रोजेक्टाइल मोशन थे. एक था, इफ यू रिमेंबर, ऑब्लिक विच इज ग्राउंड टू ग्राउंड, एक था हाइट टू ग्राउंड विच इज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, और एक था इंक्लाइन प्लेन पे प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन. अब इस चैप्टर का दूसरा पार्ट है सर्कुलर मोशन. Circular motion is also a motion which is in two dimensions. तो next part is circular motion. अब circular motion में खुद दो टाइप है. एक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. हम लोग एक एक करके यूसीएम नॉन यूसीएम दोनों कवर करेंगे. बट बिफोर वी स्टार्ट विद सर्कुलर मोशन, क्योंकि जिनको लीनियर मोशन अच्छे से पता है उनको सर्कुलर मोशन में कोई डिफिकल्टी आनी ही नहीं चाहिए. लीनियर मोशन जैसे ही सारे इक्वेशन बनते हैं यहाँ पे. तो व्हाट वी विल डू इज वी विल स्टार्ट विथ काइनेमैटिक्स ऑफ लीनियर एंड सर्कुलर मोशन. तो अभी बाय द वे, सर्कुलर मोशन को कहीं कहीं पे एंगुलर मोशन भी बोलते हैं. क्यों? क्योंकि जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव होता रहे, दैट इज लीनियर मोशन. रेक्टिलिनियर मोशन, मोशन along a straight line, motion in one dimension. If an object moves in a straight line, the motion is said to be rectilinear. The motion is said to be motion along a straight line. It is said to be motion in one dimension. वैसे ही जब मोशन सर्कुलर मोशन हो या फिर जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में नहीं जा रहा हो, तो इट विल बेसिकली परफॉर्म या तो पार्ट ऑफ सर्कल या तो फुल सर्कल. इन बोथ द केसेस इट विल मेक सम एंगल एट सम पॉइंट. तो जब ट्रैजेक्टरी सीधी नहीं हो, कर्वेचर, तो ऐसे टाइप के मोशन को हम लोग एंगुलर मोशन भी बोलते हैं. तो सर्कुलर मोशन इज नथिंग बट एंगुलर मोशन. गुड. So we'll first of all we will see kinematics of linear and angular motion. मतलब काइनेमैटिक्स मतलब, डू यू रिमेम्बर काइनेमैटिक्स में तुम कौन से पैरामीटर्स का स्टडी करते हो? याद है क्या? डिस्टेंस का, डिस्प्लेसमेंट का. डिस्टेंस इज पाथ लेंथ विच इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, देन स्पीड मतलब स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एंड एक्सेलरेशन. तो हमको जब मोशन का स्टडी करना हो तो यही कुछ बेसिक पैरामीटर्स हैं दैट वी यूज टू स्टडी मोशन. सो द पैरामीटर्स दैट यू यूज टू स्टडी मोशन आर, रिमेंबर, जब आप कंपेयर करोगे तो पता होना चाहिए. कोई भी टाइप का मोशन हो, चाहे वो लीनियर हो, चाहे वो एंगुलर हो, कोई भी मोशन हो, मोशन को स्टडी करने के लिए यही 3-4 पैरामीटर यूज होते हैं. तो वी विल कंपेयर वन बाय वन. लीनियर मोशन में उस पैरामीटर को क्या बोलते हैं और एंगुलर में क्या बोलते हैं. लीनियर में उसके डायमेंशंस क्या आते हैं, एंगुलर में क्या आते हैं. लीनियर में उसके ऐसा यूनिट्स क्या होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं. लीनियर में डायरेक्शन क्या होता है अगर होता है तो, और यहाँ पे क्या होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट पैरामीटर दैट यू यूज इज डिस्प्लेसमेंट. लीनियर मोशन में डिस्प्लेसमेंट को तुम डिनोट करते हो एस से, इफ यू रिमेंबर एस. डिस्प्लेसमेंट का स्केलर फॉर्म है ये, डिस्टेंस भी बोल सकते हो तुम इसको. एस पक्का? श्योर. एंगुलर मोशन में तुम इसी को बोलते हो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. इट इज कॉल्ड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशंस होते हैं L⁻⁴, क्योंकि वो बेसिकली इट इज लेंथ, और इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर. यहाँ पे ये डायमेंशन लेस होता है क्योंकि इट इज जस्ट द एंगल, इट इज ओनली द एंगल. ये एंगल होता है एंगल. यहाँ पे तुम देखते हो पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया, यहाँ तुम देखते हो पार्टिकल ने कितना एंगल कवर किया. तो ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है. और बाय द वे, जब तुमको डिस्प्लेसमेंट बोला हो, ओनली डिस्प्लेसमेंट, तो बाय डिफॉल्ट लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है बाय डिफॉल्ट. अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही होगी तो वहाँ पर लिखेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट.
तो यहाँ पे कितना डिस्टेंस कवर हुआ अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे कितना एंगल कवर हुआ, और एंगल तो डायमेंशनलेस होता है ना, हमने देखा था ना m0 l0 t0, तो नो डायमेंशंस, नो डायमेंशंस। लेकिन लेकिन यूनिट में इसको बोलते हो रेडियन, इसका ऐसा यूनिट क्या है, मीटर, उसका क्या है, रेडियन। मीटर हैज अ डायमेंशन ऑफ लेंथ बट रेडियन इज डायमेंशनलेस, इट इज जस्ट अ नंबर। ये हमने यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में भी देखा था रेडियन क्या होता है, तो यू नो हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन। देन व्हाट अदर पैरामीटर्स वी हैव सीन इन मोशन, मोशन का स्टडी करने के लिए और कौन से पैरामीटर का तुम स्टडी करते हो, स्पीड, वेलोसिटी, ठीक है। अब मैं फिलहाल स्केलर फॉर्म लिख रहा हूँ, लेकिन साथ साथ में मैं तुमको अगर वेक्टर फॉर्म होता तो डायरेक्शन क्या था बता देता हूँ। जैसे डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है उसी डायरेक्शन में होता है डिस्प्लेसमेंट। एग्जाम्पल भी देता हूँ आपको, लेट अस से ऑब्जेक्ट पहले ओरिजिन पे था, आफ्टर सम टाइम वो ईस्ट डायरेक्शन में 10 मीटर पे पहुंच गया, ईस्ट डायरेक्शन में, करेक्ट। तो डिस्प्लेसमेंट और मोशन का डायरेक्शन क्या है, सेम है, ईस्ट मतलब कौन, आई कैप। तो डिस्प्लेसमेंट इन केस ऑफ लीनियर मोशन, इन केस ऑफ लीनियर मोशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी होता है। एंगुलर में ऐसा नहीं होता है, तो क्या होता है, थोड़ा रुकना पड़ेगा, उसके लिए बताऊंगा आपको। गुड। देन दूसरा कौन सा पैरामीटर है, स्पीड, वेलोसिटी, ठीक है, दूसरा पैरामीटर है वेलोसिटी। अब जब तुम सिर्फ वेलोसिटी बोलते हो मतलब तुम एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहे हो। हाउ डू यू डिफाइन एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी लीनियर वेलोसिटी की बात कर रहे हो। तो जब आप सिर्फ वेलोसिटी लिखते हो तो यू आर टॉकिंग अबाउट विच वेलोसिटी, लीनियर। हाउ डू यू डिफाइन लीनियर वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एक सेकंड में पार्टिकल का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, दैट इज लीनियर वेलोसिटी। तो जब वेलोसिटी के आगे कुछ नहीं लिखा, उससे वेलोसिटी बोला तो कौन सा वेलोसिटी हो, लीनियर। इट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो L1 t minus 1, dimensionally it is L1 t minus 1, dimensionally it is L1 t minus 1। ध्यान यहाँ पे दो, फिजिक्स उसी को समझ में आएगा जिनका ध्यान होगा, ध्यान दो यहाँ पे। और मैं अभी रैंडमली किसी को कुछ भी क्वेश्चन पूछ लूंगा बीच में, आई लास्ट एनीथिंग फ्रॉम वॉट एवर आई हैव टॉट सो फार, और इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। जैसे लीनियर वेलोसिटी का मतलब है एक सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसको तुम बोलते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। पार्टिकल ने एक सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट किया, दैट इज लीनियर वेलोसिटी। वैसे ही एंगुलर वेलोसिटी भी तो होता है। व्हाट डू यू थिंक इज एंगुलर वेलोसिटी, हाँ, रेडियन पर सेकेंड, मतलब पार्टिकल ने एक सेकेंड में कितना एंगल कवर किया, तो इट इज रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड, तो L0 t minus 1, और ये आएगा 1 अपॉन सेकेंड, क्योंकि रेडियन, अच्छा रेडियन पर सेकेंड, क्योंकि रेडियन का डायमेंशन नहीं है तो तुमने L0 लिखा, एंगल पर यूनिट टाइम है तो रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। ओके, गुड गुड। देन पहले तो पार्टिकल मूव हो रहा था, पार्टिकल ने इन अ गिवन डायरेक्शन कितना डिस्टेंस कवर किया, वो डिस्प्लेसमेंट है L1 मीटर। पार्टिकल ने कितना एंगल कवर किया, वो एंगल डिस्प्लेसमेंट है, रेडियन। पार्टिकल ने एक सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट किया, वो वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी, मीटर पर सेकंड, या फिर यू हैव L1 t minus 1। पार्टिकल ने एक सेकंड में कितना एंगल कवर किया, वो एंगल वेलोसिटी है, L0 t minus 1, मतलब रेडियन पर सेकंड। अब मोशन में वेलोसिटी चेंज भी होता है। व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। क्या क्या होता है वो, एक्सेलरेशन। क्या होता है वो, एक्सेलरेशन। तो जब आपको सिर्फ एक्सेलरेशन ये वर्ड बोला हो तो लीनियर एक्सेलरेशन ये होता है L1 t minus 2, और ये आता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। गुड 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 गुड, पक्का पक्का पक्का। लेकिन जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है उसमें भी तो उसका एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो सकता है ना। पहले एक सेकेंड में कम एंगल कवर कर रहा था, अभी ज़्यादा कवर कर रहा है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ
एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर एक्सेलरेशन, इसको बोलते हो एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। इसके डायमेंशंस होते हैं L0 t-2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। गुड गुड, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो सो फार अब थोड़ा स्पीड बढ़ा दूंगा, मैं फर्स्ट टाइम थोड़ा स्लो पढ़ाता हूँ क्योंकि नए नए पैरामीटर्स है, लेकिन अभी तुमको पता होना चाहिए। वी विल इंक्रीज स्पीड लिटिल बिट। तो वी वर कंपेयरिंग लीनियर मोशन विद एंगुलर मोशन। एंगुलर में हमको पढ़ना है सर्कुलर मोशन। यहाँ पे पहला पैरामीटर था डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ओरिजिन से या इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक कितना डिस्टेंस कवर हो, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट डिनोट करोगे एस से, मेजर करोगे उसको मीटर में, उसके डायमेंशन होंगे L⁻⁴। एंगुलर मोशन में उसको बोलते हो तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल ने कितना एंगल कवर किया, कितना एंगल कवर किया तो थीटा। बराबर, गुड। यहाँ पे आता है रेडियन और डायमेंशन इसके होते हैं नहीं। पार्टिकल ने एक सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट किया उसको बोलते हो लीनियर वेलोसिटी, वो आता है मीटर पर सेकेंड में, डायमेंशन होते हैं L1 t-1। पार्टिकल ने एक सेकेंड में कितना एंगल कवर किया उसको तुम बोलते हो एंगुलर वेलोसिटी, डिनोट करते हो ओमेगा से। उसका यूनिट आता है रेडियन पर सेकेंड, डायमेंशन होते हैं L0 t-1। -1 2 कहाँ से आ गया, -1। पक्का पक्का, गुड गुड। पार्टिकल ने एक सेकंड में कितना वेलोसिटी चेंज किया उसको बोलते हो एक्सेलरेशन, डिनोट मीटर ए से डिनोट करते हो, और यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डायमेंशन होता है L1 t-2। पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी एक सेकंड में कितना चेंज हुआ, एंगुलर वेलोसिटी कितना चेंज हुआ उसको बोलते हो एंगुलर एक्सेलरेशन, डिनोट करते हो अल्फा से, वो आता है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में, वो आता है L0 t-2। पक्का, गुड 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 गुड, पता होना चाहिए। अब आगे बात डायरेक्शन पे। डायरेक्शंस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डायरेक्शन नहीं समझे तो अगला सब गया। लीनियर मोशन की पहले बात कर लेते हैं। लीनियर मोशन में जिस डायरेक्शन में मोशन है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। लीनियर मोशन में जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी है। लीनियर मोशन में जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उस डायरेक्शन में या उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटीज। तो रिमेंबर, इन लीनियर मोशन जिस मोशन में डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, उस डायरेक्शन में वेलोसिटी है। वेलोसिटी का, डिस्प्लेसमेंट का और मोशन का डायरेक्शन सेम है। पक्का पक्का, गुड गुड। सिर्फ एक्सेलरेशन का डायरेक्शन डिपेंड करता है। अगर वेलोसिटी बढ़ रहा होगा तो एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट आर ऑल इन द सेम डायरेक्शन। मैंने आपको रीजन भी बताया था, मैंने बोला था कि A होता है V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1। इफ V2 इज ग्रेटर देन V1 तो न्यूमरेटर पॉजिटिव आया, डिनोमिनेटर तो हमेशा पॉजिटिव ही आने वाला है। अगर ये पॉजिटिव आया क्योंकि V2 माइनस V1 इज ग्रेटर देन 0, अगर A पॉजिटिव आया तो एक्सेलरेशन का और वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम है। अगर उल्टा हुआ, उल्टा अगर ऐसा हुआ V2 इज लेस देन V1 तो न्यूमरेटर क्या हो गया, नेगेटिव। तो A नेगेटिव हो गया, नेगेटिव मतलब रिटार्डेशन, रिटार्डेशन मतलब अपोजिट डायरेक्शन। गुड। सिमिलरली समथिंग सिमिलर इज देयर, नॉट एग्जैक्टली सेम। अगर मेरे पास एक पार्टिकल है जो एंगुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, इफ वी हैव अ पार्टिकल व्हिच इज परफॉर्मिंग लेट अस से सर्कुलर मोशन, तो सबसे पहले ये जो सर्कल बन रहा है, अगर मैं इस सर्कल के सेंटर से एक लाइन पास कर दूं व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्कल, मतलब फॉर एग्जांपल दिस इज सर्कुलर मोशन, इसके सेंटर से एक लाइन पास कर देता हूं मैं, सेंटर से एक लाइन पास कर दिया और वो लाइन इस सर्कल के प्लेन को परपेंडिकुलर है। क्या है, परपेंडिकुलर है। इस लाइन को बोलते हो एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको, एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको, एक्सिस। लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल, a line passing through center of circle and perpendicular to the plane of circle is called as axis। तो ये एक्सिस हो गया सर्कल का। फॉर एग्जाम्पल पार्टिकल पहले ए पे था, कुछ टाइम के बाद, क्योंकि पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, आफ्टर सम टाइम इट गोज टू बी, it reaches a new point B and in going from A to B it traces an angle theta। अब ये जो एंगल है ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, इसका डायरेक्शन आपको मिलता है समथिंग कॉल्ड एज राइट हैंड
रूल से और राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से इमेजिन द एक्सिस टू बी हेल्ड इन योर राइट हैंड सच दैट thumb is outstretched, बाहर निकला है thumb, outstretched, and fingers are curled. Fingers are curled. If the fingers point in the direction of motion, मतलब for example, particle anti-clockwise जा रहा है. If the fingers are pointing in the direction of motion, then thumb is pointing in the direction of displacement. मतलब ये displacement का direction है. Displacement है ये, direction वो है. अगर मोशन क्लॉकवाइज होता तो डाउन, बराबर। तो इस केस में, लीनियर के केस में, जिस डायरेक्शन में मोशन था उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट था। यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे मोशन का डायरेक्शन अलग है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अलग है, बराबर। गुड। जैसे इस केस में जो डायरेक्शन वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का है वही किसका है, वेलोसिटी का। वैसे यहाँ पे भी है, जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का है वही किसका है, एंगुलर वेलोसिटी का है। जैसे यहाँ पे एक्सेलरेशन का डायरेक्शन डिपेंड करता है, फाइनल स्पीड अगर ज़्यादा है कंपेयर टू इनिशियल तो एक्सेलरेशन का और वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम है, अदरवाइज अपोजिट है। यहाँ पे भी वैसा है। अगर अगर फाइनल वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, फॉर एग्जांपल देता हूँ, सर्कुलर मोशन तुमको है ना इमेजिन करना थोड़ा हार्ड जाएगा शुरू में, बट देन यू विल ऑफ कोर्स स्लोली कनेक्ट विथ इट। ठीक, अब ये ऑब्जेक्ट कर रहा है सर्कुलर मोशन परफॉर्म, राइट। ये उसका वर्टिकल प्लेन में मोशन हो रहा है, वर्टिकल प्लेन। मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लेन ड्रॉ किया था, ये वर्टिकल प्लेन है। एक्सिस कहाँ से है, एक्सिस मेरे हाथ से पास होकर तुम्हारी तरफ आ रहा है, तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, टुवर्ड्स यू। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, टुवर्ड्स यू, एंगुलर वेलोसिटी, राइट। नाउ आई इंक्रीज द स्पीड, आई एम इंक्रीजिंग द स्पीड, व्हेन आई वाज इंक्रीजिंग द स्पीड वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रहा था, मतलब फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा था, इनिशियल से ज़्यादा था, यस। तो उस केस में व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, टुवर्ड्स यू, बराबर। बट नाउ आई स्लो डाउन, फाइनल वेलोसिटी इज लेस देन इनिशियल, तो उस केस में डायरेक्शन उल्टा हो गया, टुवर्ड्स मी। मतलब यहाँ पे अल्फा का डायरेक्शन अगर ओमेगा की वैल्यू बढ़ते जा रही है तो इट इज इन द सेम डायरेक्शन, नहीं तो फिर इन द अपोजिट डायरेक्शन, राइट। इज दैट क्लियर, पक्का, श्योर। देन अब हमको ये भी देखना है कि जो पार्टिकल एंगुलर एक्सेलरेशन परफॉर्म कर रहा है उसके लीनियर पैरामीटर्स का, लीनियर मतलब SVA, और उसके एंगुलर पैरामीटर्स का रिलेशन क्या है। तो रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर पैरामीटर्स, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर पैरामीटर्स। अब आपको ऐसा भी लगेगा कि अरे लेकिन मोशन तो सर्कुलर था, सर्कुलर मोशन में लीनियर पैरामीटर कहाँ से आ गए। सर्कुलर मोशन में तो तुमको थीटा मिलना चाहिए, ओमेगा मिलना चाहिए, अल्फा मिलना चाहिए, लेकिन फिर यहाँ तो हम लोग S, V और A की भी बात करते हैं। वो क्यों करते हैं, इमेजिन मैं अभी वो आपको सर्कुलर मोशन दिखा रहा था, इमेजिन रस्सी टूट गया, वेयर विल द पार्टिकल गो, टेंजेंशियली इन अ स्ट्रेट लाइन। मतलब सर्कुलर मोशन है लेकिन उसमें लीनियर मोशन के पैरामीटर्स भी होते हैं, और कोई बड़ी बात नहीं रिलेट करना, सिर्फ तुमको करना ये है, क्या करना है समझ लो। लीनियर में डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हो, S, यहाँ क्या बोलते हो, थीटा। लीनियर में स्पीड को क्या बोलते हो, V, यहाँ क्या बोलते हो, ओमेगा। लीनियर में एक्सेलरेशन इज A, यहाँ पे क्या है, अल्फा, बराबर। इनको R से मल्टीप्लाई कर लो, हो गया रिलेशन, S इक्वल्स टू R थीटा, V इक्वल्स टू R ओमेगा, A इक्वल्स टू R अल्फा। S इक्वल टू R थीटा तुमने स्कूल में सीखा है, पता है, ऐसा बोलते थे तुम, ये आर्क है, ये रेडियस है, ये थीटा है, आर्क लेंथ इक्वल टू रेडियस इनटू एंगल, ये तुम स्कूल से ही सीखते आ रहे हो।
सिर्फ उसको मोशन में कभी इमेजिन नहीं किया तो अभी इमेजिन कर लो, राइट। तो ये पैरामीटर्स याद रखना, काम में आएंगे, बहुत काम में आएंगे। देन जैसे तुमने इक्वेशंस ऑफ मोशन देखे थे काइनेमैटिक्स के, कौन से इक्वेशंस ऑफ मोशन याद है क्या? याद है? कौन से? अरे अभी है, हमारा मोशन चैप्टर खत्म नहीं हुआ, अभी तो मोशन चैप्टर में ही है, हम तुमको इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं याद आ रहे? विच इक्वेशंस ऑफ मोशन डू यू नो? हाँ, v इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इक्वल टू यू टी प्लस वन हाफ एटी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू है। वेरी गुड। तो हमको इक्वेशंस ऑफ काइनेमैटिक्स वापस देखने हैं, और याद रखना जिनको लीनियर मोशन पता है उनको एंगुलर मोशन पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, अगर अच्छे से पता है तो। सिर्फ डायरेक्शन थोड़े चेंज होते हैं, बाकी लगभग सब चीजें सेम है, लीनियर एंड एंगुलर। जैसे आपने बोला v इक्वल्स टू यू प्लस एटी, सही है। v मतलब फाइनल स्पीड, u मतलब इनिशियल स्पीड, a एक्सेशन, लीनियर एक्सेशन, t इज टाइम। यहाँ पे हम लोग फाइनल स्पीड को ओमेगा एफ लिखते हैं, ओमेगा फाइनल। इनिशियल स्पीड को ओमेगा आई लिखते हैं, a को अल्फा लिखते हैं, t को टाइम लिखते हैं। वही है v इक्वल टू यू प्लस एटी मतलब ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल तो अल्फा t, सेम। v फाइनल स्पीड ओमेगा फाइनल स्पीड, u इनिशियल स्पीड ओमेगा आई इनिशियल स्पीड, a और यहाँ पे अल्फा एक्सेलरेशन, दिस इज एंगुलर एक्सेलरेशन, दिस इज लीनियर एक्सेलरेशन। अगर तुमको वेक्टर फॉर्म में लिखना है v बार u बार a बार ओमेगा ओमेगा बार और a बार, ये हो गया वेक्टर फॉर्म। सिंपल सिंपल सिंपल। नंबर 2, s इक्वल टू यू टी प्लस वन हाफ एटी स्क्वायर। s मतलब डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे थीटा बोलते हैं, u मतलब इसको ओमेगा इनिशियल बोलते हैं, t प्लस वन हाफ अल्फा टी स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म s बार u बार a बार थीटा ओमेगा और अल्फा। t के ऊपर बार मत लगा देना, टाइम इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। सारे इक्वेशन तो सेम है। उसके बाद v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ये आ जाएगा आपका ओमेगा फाइनल स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस टू अल्फा थीटा। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, v बार डॉट v बार इक्वल्स टू u बार डॉट u बार प्लस टू a बार डॉट s बार। इसको लिखना है ओमेगा फाइनल बार डॉट ओमेगा फाइनल बार इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल बार डॉट ओमेगा इनिशियल बार प्लस टू अल्फा बार डॉट थीटा। उसके बाद इफ यू रिमेंबर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड, sn इक्वल टू u प्लस a बाई टू n माइनस वन, ऐसा था ना? वैसा यहाँ पे भी है। डिस्टेंस यहाँ पे एंगल ट्रेस्ड इन n सेकेंड, यहाँ पे डिस्टेंस था, वहाँ पे एंगल है, थीटा n इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा बाई टू n माइनस वन। वेक्टर फॉर्म में लिखना है, वेक्टर फॉर्म में लिखो, डन। तो जो इक्वेशंस यहाँ थे वही इक्वेशंस वहाँ पे भी है। There is no difference at all except for the notation and in some case of direction. Good. अब तक मैं तुमको बोल रहा था एंगुलर एंगुलर एंगुलर, लेकिन हमको एंगुलर मोशन में हमारा फोकस है सिर्फ सर्कुलर मोशन में। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सर्कुलर मोशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो what is circular motion. The motion of a particle along the circumference of circle is called as circular motion. जब एक पार्टिकल सर्कल पे गोल 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 घूमता रहता है तो उसको बोलते हो सर्कुलर मोशन। और अभी थोड़ा सीख लो, जस्ट अंडरस्टैंड एंड राइट इट डाउन इन प्लेन इंग्लिश। क्या है, फिजिक्स नहीं आता ऐसे तो मेरे को कभी भी चिढ़ा आती है, बोलते फिजिक्स में तो सबसे इजी सब्जेक्ट है, पंखा घूम रहा है, उसको इंग्लिश में लिखना है the fan is revolving with speed of some speed along an axis passing through its center. Simple. Particle घूम रहा है, कैसे बोलोगे? The motion of a particle along the circumference of circle with, अभी with क्या वो बाद में बोलूँगा, but फिलहाल the motion of a particle along the circumference of circle with radius r is known as circular motion. Right? The motion of a particle ज़्यादा मैं लिखूंगा नहीं, थोड़ा थोड़ा जहाँ जरूरत है उतना। द मोशन ऑफ अ पार्टिकल along the circumference of circle, along the circumference of circle is known as circular motion.
ऑफ कोर्स सर्कुलर मोशन है तो रेडियस होगा कुछ, रेडियस जो भी लो बोलो तो फर्क नहीं पड़ता, इतना सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन में होते हैं दो टाइप। सर्कुलर मोशन इज ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नंबर टू नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन is of two types. Number one, uniform circular motion. Uniform. What is the meaning of uniform? Same everywhere. तुम भी स्कूल में जाते थे तब तुम यूनिफॉर्म पहन के जाते थे। एक्चुअली तुम एक ऐसा ड्रेस पहन के जाते थे जो सेम कलर का था सब किसके लिए, तो वो यूनिफॉर्म ड्रेस कोड होता है, ड्रेस कोड। तो यूनिफॉर्म मतलब उसको यूनिफॉर्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि टीचर के लिए जब टीचर देखेगा तो उसको सब बच्चे सेम दिखने चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, अगर कोई मिड स्कूल भागने की कोशिश किया, समझना चाहिए हमारा स्टूडेंट भाग रहा है, पकड़ो उसके लिए। तो यूनिफॉर्म ड्रेस कोड मतलब सेम एवरीवेयर। तो इधर भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, मतलब समथिंग इज सेम एवरीवेयर एंड दैट समथिंग इज स्पीड। तो द मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल विथ कांस्टेंट स्पीड, सिर्फ इधर एक्स्ट्रा वर्ड लगेंगे विथ कांस्टेंट स्पीड, उस मोशन को बोल दोगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो मैं वापस डिफाइन करूंगा और इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। द मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल विथ कांस्टेंट स्पीड, वेलोसिटी नहीं, स्पीड स्पीड स्पीड, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है। हर पॉइंट पे वेलोसिटी होता है अलोंग द टैंजेंट। तो पार्टिकल अगर मूव हो रहा है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। गुड। दूसरा है नॉन यूसीएम, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। द मोशन ऑफ अ पार्टिकल along the circumference of circle with varying speed। तो यहाँ पे अभी वेलोसिटी मतलब स्पीड कांस्टेंट नहीं है, उसको क्या बोलते हो, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। पक्का? आपके सिलेबस में यूसीएम के और नॉन यूसीएम के दोनों के एप्लीकेशंस है बहुत सारे, तो हम एक एक करके देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा पहले हम लोगों को यूसीएम और नॉन यूसीएम का थोड़ा डिटेल समझना पड़ेगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, लिटिल बिट। तो इन केस ऑफ यूसीएम, जैसे मैंने क्या बोला, मैंने बोला यहाँ पे स्पीड रहता है कांस्टेंट। तो तुमको याद है, याद तो होना चाहिए, मैंने तुमको मोशन नाम के इसी चैप्टर में आपको बताया था पॉसिबल वेज ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, याद आ रहा है क्या? पॉसिबल वेज ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी चेंज करने के तीन तरीके हैं, वेलोसिटी चेंज करने के तीन तरीके हैं, तीन। कौन से तीन? या तो तुम डायरेक्शन चेंज कर लो, स्पीड को कांस्टेंट रखो, मतलब मैग्नीट्यूड इज सेम, ओनली डायरेक्शन चेंजेस, मैग्नीट्यूड इज सेम, मतलब स्पीड इज कांस्टेंट, दैट इज यूसीएम। So when you change only the direction but the speed remains constant, particle is performing circular motion along the circumference of circle with constant speed। मतलब पार्टिकल कहीं पे भी हो अपने पाथ में, उसका सिर्फ चेंज हो रहा है क्या, डायरेक्शन। सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन। स्पीड क्या है, सेम है, राइट, वेरी गुड। और एज यू सी एज यू सी जब वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे गया तो उसने सेंटर पे कुछ एंगल भी बना दिया, थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। पक्का? गुड गुड। यहाँ पे स्पीड क्या था, कांस्टेंट, मतलब मैग्नीट्यूड क्या था, कांस्टेंट। चेंज क्या हुआ, डायरेक्शन। डू यू रिमेंबर, मैंने ऐसा बताया था आपको कि जब सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो, अभी वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है ना, मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, डायरेक्शन चेंज तो है, और जब वेलोसिटी चेंज होता है तो क्या होता है, एक्सेलरेशन। और डायरेक्शन क्या होता है इस केस में, टुवर्ड्स द सेंटर, मतलब परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। So if a particle is performing uniform circular motion, it means that the magnitude of its velocity, मतलब speed, remains constant, but the direction is changing. In such case, because of change in direction of velocity, not the magnitude, but direction of velocity, there is change in velocity, so there is acceleration। तो यहाँ पे क्या है, एक्सेलेरेशन। इस केस में एक्सेलेरेशन इज टुवर्ड्स द सेंटर, इसलिए उसको बोलते हो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो एक्सेलेरेशन टुवर्ड्स द सेंटर।
तो एक्सेलेरेशन का एक ही कंपोनेंट है टुवर्ड्स द सेंटर और ये वेलोसिटी है, राइट? बराबर, पक्का? इतना तो तुमने स्टेट बोर्ड में सीखा ही था। हाँ, अभी उससे आगे पिक्चर तो अभी शुरू होगा, पिक्चर तो शुरू हुआ ही नहीं। तुमको तो मैं पिछला स्टोरी बता रहा हूँ, पता है सिक्वल होता है ना, बाहुबली 1 2। तो बाहुबली 2 चालू होने से पहले बताया था कि 1 में क्या क्या हुआ। तो अभी तुम्हारा सर्कुलर मोशन का मैंने सिर्फ तुमको ट्रेलर दिया है, अभी पिक्चर स्टार्ट होगा यहाँ से आगे। अब इससे आगे इतना तो तुमने ऑलरेडी देख के रखा है। अब ऐसा है, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? द चेंज इन द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, या फिर द चेंज इन द पोजिशन वेक्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो जब वो ए पे था पार्टिकल तो उसका पोजिशन वेक्टर r1 बार था, जब वो बी पे आया उसका पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, r2 बार। पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हुआ है, पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है? डायरेक्शन। सेंटर से सरकमफेरेंस तक डिस्टेंस पहले भी r था, अभी भी r है, लेकिन क्या चेंज हुआ है? डायरेक्शन चेंज हुआ है। पहले पोजीशन वेक्टर यहाँ पॉइंट कर रहा था, अभी यहाँ पॉइंट कर रहा है। बराबर। हमको देखना है कि डिस्प्लेसमेंट कितना। तो तुमको याद है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। अब ये कैसे फाइंड करेंगे वो भी समझ लो। सब और एक चीज याद रखनी चाहिए, इस पूरे चैप्टर में तुमको जितना भी तुमने अब तक सीखा सब लगने वाला है, एक्सेप्ट फॉर साउंड एंड ऑप्टिक्स, वो छोड़ के। तुमने वेक्टर सीखा लगेगा, तुमने यूनिट एंड डायमेंशन सीखा वो भी लगेगा, तुमने मोशन सीखा वो भी लगेगा। डू यू रिमेंबर वेक्टर्स हैज टू प्रॉपर्टीज, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। एंड आई टोल्ड यू वेक्टर, एक वेक्टर तब तक चेंज नहीं होता जब तक उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं करे। तो इसका मतलब मैं वेक्टर को उठा के कहीं भी लेके जा सकता हूँ। कंडीशन है इसका लेंथ मत चेंज करना और इसका डायरेक्शन मत चेंज करना। तो यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, रख सकते हैं क्या? यस, रख सकते हैं। ये ए पे जब था, ए पे जब था तब उसका पोजीशन था r1 बार। तो ये रिमेंबर, हाँ रिमेंबर r1 बार, ऑलवेज रिमेंबर। और स्पीड कितना था? va। कितना था? va। मैं डिस्प्लेसमेंट में बात में आऊंगा, मैं पहले स्पीड का इक्वेशन डिराइव करके था, वो सिंपल है। तो सिंपल वाला याद रहेगा तो दूसरा वाला अपने आप आ जाएगा आपको, डोंट वरी विद दैट। तो लेट अस फाइंड आउट वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी? vb माइनस va, vb माइनस va। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी? हियर इट इज vb। मैग्नीट्यूड वाइज तो वो v है, डायरेक्शन अलग है। और ये कौन था? ये कौन था? va। तो ये कौन है? va। इसका भी स्पीड क्या है? सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या है? अलग है ना। बराबर। फिर डू यू रिमेंबर, नहीं भी याद होगा तो बता देता हूँ, ये जो सामने वाला वेक्टर है ना, ये दिस इज चेंज इन वेलोसिटी। तो पार्टिकल ए से बी पे आया तो वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ? डेल्टा वी, बिकॉज ऑफ चेंज इन मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन। अच्छा, डू यू रिमेंबर अगर दो लाइंस में एंगल थीटा हो, अगर दो लाइंस में एंगल थीटा हो तो उन दोनों लाइंस को परपेंडिकुलर लाइन से भी एंगल क्या होता है? थीटा होता है। तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा। वेरी, मुझे डेल्टा भी फाइंड करना है। अब थोड़ा सा मैथ्स। अच्छा एक बात बताओ, टेल मी टेल मी टेल मी टेल मी टेल मी अगर ये v है, ये v है और ये डेल्टा v है, तो हाउ डू यू फाइंड आउट डेल्टा v? वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर का रूट, मतलब रूट टू वी, बराबर पाइथागोरस थ्योरम। बट प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो ट्राइंगल है उसमें 90 डिग्री है क्या? नहीं है। हमारे पास जो ट्राइंगल है उसमें एक साइड ऐसा दिख रहा है, एक समवेयर ऐसा दिख रहा है आपको, ऐसा कुछ है। ओके, देन यू हैव द थर्ड साइड लाइक दैट, देयर इज नो 90 डिग्री हियर। ये थीटा, ये कौन था? ये वीबी था। ये कौन था? ये bA था। और ये कौन है? डेल्टा वी है। हमको क्या फाइंड करना है? डेल्टा वी। क्या फाइंड करना है? डेल्टा वी। तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज लॉ ऑफ कोसाइन, कोसाइन रूल, कोसाइन फॉर्मूला। वो आपको ये बोलता है जो फाइंड करना है उसका स्क्वायर इक्वल टू जो नहीं फाइंड करना है उन दोनों का स्क्वायर का एडिशन, bA स्क्वायर प्लस वीबी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ जो नहीं फाइंड करना है उनका प्रोडक्ट इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो तुमको अगर डेल्टा वी फाइंड करना है तो डेल्टा वी स्क्वायर इक्वल टू bA स्क्वायर प्लस वीबी स्क्वायर माइनस 2 वीबी कॉस थीटा। डेल्टा वी फाइंड करना है, डेल्टा वी। तो डेल्टा वी को लेफ्ट साइड में रखो, उसका स्क्वायर कर दो, कर दिया स्क्वायर। बाकी कौन बचा? bA वीबी। तो bA स्क्वायर प्लस वीबी स्क्वायर माइनस 2 bA वीबी कॉस थीटा, बराबर।
ये पाइथागोरस थ्योरम ही है। पाइथागोरस थ्योरम इसका स्पेशल केस है। कैसे? पुट थीटा इक्वल टू 90, पुट थीटा इक्वल टू 90, व्हाट इज cos 90? 0। तो डेल्टा वी स्क्वायर क्या बन गया? वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर। वी और वी बी की वैल्यू क्या थी? वी थी, तो वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर तो कितना हो गया? 2 वी स्क्वायर। सिर्फ एंगल 90 हो जाता तो फिर वो पाइथागोरस थ्योरम ही बन जाता, लेकिन नहीं है तो नहीं है, रहने दो उसको वैसा। गुड, तो याद रखना आप। मुझे बताओ, मुझे बताओ, क्योंकि वी ए वी बी सेम है, क्योंकि मोशन कौन सा है? यू सी है। स्पीड चेंज हुआ क्या? नहीं। तो ये हो जाएगा -2v² cos थीटा, बराबर है कि वी ए इज वी, वी बी इज ऑल्सो वी, तो इज दैट करेक्ट? यस। तो डेल्टा वी स्क्वायर 2v² -2v² cos थीटा, क्या कॉमन निकला? 0 हो गया। 0 0 हो गया। हाँ, 0 नहीं होता ऐसा, वो cos थीटा साथ में है, तो 2v² कॉमन निकाल लो, 1 माइनस cos थीटा। यू नो व्हाट इज 1 माइनस cos थीटा? 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये आ गया डेल्टा वी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना? 4v² sin स्क्वायर थीटा बाई 2। तो व्हाट इज डेल्टा वी? 2v sin थीटा बाई, this is a change in velocity when a particle goes from one point to another। और ये फॉर्मूला इट इज सो पावरफुल, मैं अभी बताता हूँ कैसे। हम लोग जेई नीट का पीवाई को सॉल्व करेंगे अभी। ऐसा क्वेश्चन था, द लेंथ ऑफ सेकेंड्स हैंड इन अ क्लॉक, क्योंकि क्लॉक में 3 हैंड होते हैं, आर हैंड, मिनट हैंड, सेकेंड हैंड। द लेंथ ऑफ सेकेंड्स हैंड इन अ क्लॉक इज 1 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 1 सेंटीमीटर। What is the change in velocity of its tip? टिप मतलब पॉइंट, वो जो सेकेंड हैंड जहाँ खत्म होता है ना, उसका जो एंड पॉइंट है उसको टिप बोलते हैं, टिप। What is the change in the velocity of its tip in 30 seconds? क्वेश्चन समझा? क्वेश्चन ही नहीं समझा तो क्वेश्चन समझाना पड़ेगा पहले। क्वेश्चन ऐसा था, क्वेश्चन ऐसा था, कैसा कैसा था? ये था घड़ी, घड़ी घड़ी। और आपको पता है इसमें यहाँ पे लिखा होता है 12, यहाँ पे होता है 3, यहाँ पे होता है 6, यहाँ पे होता है 9। गुड, ऐसे ही होता है। अभी आपके पास डिजिटल है तो मैं कुछ नहीं कर सकता उसको। ये अगर 12 पे है, 30 सेकंड में यहाँ आ जाएगा, आगे ना। हाँ, अगर 60 सेकंड बोला तो यहाँ। चलो हमको तो 30 सेकंड बोला ना, क्वेश्चन में 30 सेकंड, बराबर ना? बराबर ना? हाँ, 15 सेकेंड। कितना? 15 सेकेंड। तो अब मैंने 30 सेकेंड बोला तो फिर वो यहाँ से यहाँ आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको कितने टाइम के लिए सॉल्व करना होता। चलो 15 के लिए सॉल्व कर लेते हैं, डायग्राम ड्रॉ हो ही गया है तो मैं क्वेश्चन मॉडिफाई कर देता हूँ। फाइंड द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ इट्स टिप इन 15 सेकेंड्स। तो 15 सेकेंड में वो यहाँ से यहाँ आया तो एंगल कितना बना? तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 90, बराबर। अगर ये फॉर्मूला पता है तो क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व होता है। तो कैसे? यू कैन पुट हियर 90, सब्स्टिट्यूट करो तो 90, डेल्टा v इक्वल्स टू 2v साइन ऑफ 90 बाई 2, मतलब साइन 45। यू नो व्हाट इज v? तुम्हें पता है v कितना है? मैंने अभी तो बताया v कितना है, मैंने अभी बताया तुमको। v क्या होता है? r ओमेगा, r ओमेगा। और साइन 45 कितना होता है? 1/√2। r तो 1 सेंटीमीटर था ना, क्यों? क्योंकि जितना लेंथ है उतना ही रेडियस है। लेंथ ऑफ सेकेंड हैंड इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। और तुमको पता है ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, क्योंकि सेकेंड हैंड का स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहता है। ऐसा नहीं होता कि सेकेंड हैंड का स्पीड फास्ट हो गया। ऐसा होता तुम्हारे लिए कभी 1 आवर 10 मिनट भी होता, कभी 1 आवर 10 घंटे भी होता। अच्छा है, इट इज़ यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ यूसीएम पे एप्लीकेबल है, इसलिए कहीं पे भी मत लगा देना। इट इज ओनली एप्लीकेबल। और क्यों यूसीएम पे तुमने v1 इक्वल टू v2 लिखा ना, va इक्वल टू vb इक्वल टू v लिखा, va इक्वल टू vb इक्वल टू v कौन से मोशन में होता है? यूसीएम। तो ये जो फॉर्मूला तुमने बनाया ये यूसीएम का है। अब तक हमने नॉन यूसीएम चालू ही नहीं किया, हम तो यूसीएम ही पढ़ रहे थे। तो याद रखना, कहीं पे भी नहीं अप्लाई कर देना, नहीं तो गए। यू नो ओमेगा इज 2 पाई बाय टाइम पीरियड। नहीं पता तो बता देता हूँ, हमने ऑलरेडी यूज किया है इसको। 2 पाई बाय टाइम पीरियड और 1/√2। ये 2 और ये √2, तो ऊपर क्या बचा? √2।
व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड्स हैंड? एक चक्कर कितने टाइम में खत्म करता है वो? 60। क्या लिखोगे? 60 वन एंड 30 जा। हो गया आपका आंसर, रूट 2 पाई बाय 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि हमने रेडियस सेंटीमीटर में लिया है इसके लिए। तो वो फॉर्मूला पता होगा तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ये PYQ है, सम ऑफ द एग्जाम्स, आई डोंट रियली रिमेंबर व्हिच वन। अगर बोला होता 30 सेकंड, तो 30 सेकंड में कितना एंगल बनता? 180। कितना बनता? 180। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं? 180। 180 बाई 2 90, and 90 is 1, तो आंसर इज 2V। 2V, V is R ओमेगा, R is 1, तो 2 ओमेगा, ओमेगा इज 2 पाई बाय टाइम पीरियड। पहले से 2 है और 2 पाई बाय टाइम पीरियड है, तो 2 into 2 4, 4 पाई बाय टाइम पीरियड इज 60, 4 by 60 is 15, पाई बाय 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड। पक्का पक्का, गुड। तो ये हो गया UCM में चेंज इन वेलोसिटी। अगर आपको पूछा होता व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, तो यही फॉर्मूला यूज करो। सिर्फ डिस्प्लेसमेंट के लिए, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट के लिए जहां जहां V दिखता है वहां वहां R लिख दो, खत्म, डन। सेम फॉर्मूला। अब बोलोगे ये कहां से आ गया? मैंने अभी तो बोला V इक्वल्स टू क्या होता है? R ओमेगा। होता है कि नहीं? होता है। V इक्वल्स टू क्या होता है? R ओमेगा। होता है कि नहीं? होता है, बराबर, करेक्ट। ओमेगा तो कभी चेंज हुआ ही नहीं, ओमेगा तो कांस्टेंट है, क्योंकि मोशन कौन सा है? UCM है। ओमेगा डेरिवेटिव के बाद, ये चेंज है ना, डेरिवेटिव मतलब चेंज, चेंज इन R एंड ओमेगा। ओमेगा चेंज हो गया नहीं, तो डेल्टा R इक्वल्स टू 2R ओमेगा साइन थीटा बाय 2, ओमेगा ओमेगा कैंसल, तो क्या बन गया? 2R साइन थीटा बाय 2। तो सेम फॉर्मूला है, सिर्फ V की जगह पे R लिखो, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा तुमको यूजिंग दिस। अच्छा, अब बताओ मेरे को, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन 30 सेकेंड्स? 30 सेकेंड में एंगल कितना? 180। व्हाट इज 180 बाई 2? 90। व्हाट इज sin 90? 1, 2R। इतना सोच रहे हो, मोशन इमेजिन नहीं करते हो, इसके लिए प्रॉब्लम होता है। एक बात बताओ, एक बात ये बताओ, पहले वो यहाँ था कि नहीं? हाँ कि ना? हाँ कि ना? हाँ कि ना? 30 सेकंड में यहाँ आया कि नहीं? तो सर्कल के एक पॉइंट से उसके अपोजिट पॉइंट तक आ गया। ये R होता है, होता है कि नहीं? ये भी R होता है, तो कितना डिस्प्लेसमेंट है? तो जो फॉर्मूला तुम बना रहे हो उसको तुम क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो, बट यू हैव टू थिंक, यू विल ऑलवेज हैव टू थिंक। इसके बाद अब हमको देखना है एप्लीकेशंस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मैं नॉन UCM में इसके बाद स्टार्ट करूंगा, अभी फिलहाल हमको UCM की एप्लीकेशन देखने हैं। याद रखो, UCM में क्या कांस्टेंट है? स्पीड। क्या कांस्टेंट है? और अगर स्पीड कांस्टेंट है तो कौन चेंज हो रहा है? डायरेक्शन। अगर सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी और डायरेक्शन क्या है? टेंजेंशियल। एक्सेलरेशन कहाँ है? टुवर्ड्स सेंटर। तो एक ही कंपोनेंट है किसका? एक्सेलरेशन का। वो कहाँ है? टुवर्ड्स सेंटर। अब मैंने आपको बताया था, आपको पता भी है, आपको पता है व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन? फोर्स का फॉर्मूला पता है? फॉर्मूला क्या होता है? ma का मतलब पता है? ma का मतलब ये होता है, नहीं, मास इनटू एक्सेलरेशन पता है, मतलब पता है क्या? उसका मतलब ये होता है कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए फोर्स चाहिए, बिना फोर्स के एक्सेलरेशन होता है क्या? नहीं, नहीं होता ना। गुड। तो तुमने बोल दिया कि यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, स्पीड कांस्टेंट है, वेयर इज द एक्सेलरेशन? टुवर्ड्स द सेंटर। इसका मतलब टुवर्ड्स द सेंटर देयर शुड बी अ फोर्स, क्योंकि बिना फोर्स के एक्सेलरेशन होता है क्या? नहीं। तो यहाँ पे है क्या? है, तो फोर्स होगा क्या? होगा। एक्सेलरेशन डायरेक्शन क्या है? टुवर्ड्स द सेंटर। तो सेंटर के डायरेक्शन में कौन होगा? फोर्स। उसको पता है क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं उसको? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अभी एज अ रूल याद रख लेना कि सर्कुलर मोशन अपने आप प्रोड्यूस होता ही नहीं है। कौन सा फोर्स चाहिए होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स चाहिए होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। सो अ फोर्स इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन।
since there is action towards the center, there is a force towards the center known as centripetal force. So centripetal force is equal to mass into centripetal acceleration. Do you remember centripetal acceleration का फॉर्मूला क्या था? मैंने डिराइव करके दिया हुआ है आपको. नहीं यार, तुमने क्वेश्चन भी सॉल्व किए, वी स्क्वायर बाय आर. नहीं यार, तुमने क्वेश्चन सॉल्व किए, आर ओमेगा स्क्वायर. नहीं यार, एम वी ओमेगा, तीन फॉर्मूला थे, वी स्क्वायर बाय आर, वी स्क्वायर बाय आर, आर ओमेगा स्क्वायर और वी ओमेगा. ये सब कौन है? ये सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है. उसको किससे मल्टीप्लाई किया मैंने? मास से. तो क्या बन गया? सेंट्रिपिटल फोर्स बन गया. क्या बन गया? सेंट्रिपिटल फोर्स. पक्का? अब एक काम और करते हैं. रिमेंबर, सेंटर से बाहर की तरफ, सेंटर से आउटवर्ड्स मैंने एक वेक्टर बना लिया आर कैप. क्या बना लिया? आर, यूनिट वेक्टर. तो सेंटर से सरकमफ्रेंस की तरफ कौन सा वेक्टर है? आर कैप. तो उल्टे डायरेक्शन में कौन होगा? माइनस आर कैप. तो जब तुम इसको लिखोगे वेक्टर फॉर्म में, तो साथ में माइनस आर कैप लिखना पड़ेगा तुमको, क्योंकि इट इज टेलिंग यू दैट दिस फोर्स इज टुवर्ड्स द सेंटर. पक्का पक्का, राइट? सिमिलरली एक फोर्स अवे फ्रॉम सेंटर भी होता है, जिसको तुम बोलते हो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. क्या बोलते हो? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. A force acting on the particle performing circular motion directed away from the center, मतलब towards circumference, that is called as centrifugal force. Centripetal force और centrifugal force का magnitude होता है same, so direction होता है opposite. Centripetal force कहाँ था? Towards center. Centrifugal क्या है? Away. तो बस माइनस साइन नहीं लगेगा. डन, बन गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला बन गया. फॉर्मूला तो सेम ही है, सिर्फ यू हैव टू थिंक. और आपको पता तो होना चाहिए, वैसे नहीं पता तो बता देता हूँ. हाउ मेनी ऑफ यू हैव सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन इन योर हाउस? ईदर ऑफ दिस, सेमी और फुल्ली ऑटोमेटिक. वॉशिंग मशीन नहीं है घर में, ऐसा कैसा हो सकता है भैया? 21st सेंचुरी में है ना हम लोग. हाँ चलो ठीक है. चलो कोई भी मशीन, वॉशिंग मशीन तो है, उसमें ड्रायर होता है. वो ड्रायर क्या करता है? कपड़े सुखाता है. कैसे सुखाता है पता है? वो उसके अंदर एक चेम्बर होता है विच इज सिलेंड्रिकल इन शेप. उस चेम्बर के वॉल्स पर छोटे छोटे यू हैव होल्स, छोटे, बिकॉज अगर तुम उसमें बड़ा होल हो गया तो कपड़े गायब हो जाएंगे वहाँ से. बिकॉज व्हेन यू टर्न इट ऑन it rotates. When it rotates, because of centrifugal force, the clothes are being pushed away from center towards the wall. और कपड़े में जो पानी है, it is also pushed away. और वो पानी छोटे छोटे होल से बाहर आता है और वो पाइप के थ्रू ड्रेन होता है फिर. राइट? करेक्ट? पक्का? श्योर? तो उसका नाम, साइंटिफिक नाम सेंट्रीफ्यूज है, बिकॉज इट यूजेस द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टू ड्राई द क्लोथ्स. तो उसको भी सेंट्रीफ्यूज मशीन बोलते हो. अभी याद रहेगा सेंटर से अवे कौन सा फोर्स? सेंट्रीफ्यूज. और नहीं याद रहा तो मशीन चालू करना, ड्रायर बंद होने का देख लेना, सारे कपड़े चिपके हुए होंगे टुवर्ड्स द सर्कमफरेंस, क्योंकि वो सेंटर से बाहर की तरफ चले गए. बिकॉज ऑफ विच फोर्स? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स? टुवर्ड्स सेंटर. पक्का पक्का? गुड. Now we'll talk about applications of UCM. Interesting applications, बहुत interesting applications है. UCM में 3 applications है जो हमको सीखने हैं. Number 1 is motion of a vehicle on a horizontal curved road. Horizontal curved road. मॉड्यूल्स में मत देखो, मैं आपको नोट्स अलग से दे दूंगा. मॉड्यूल्स में भी है वो, लेकिन थोड़ा सा ऑर्डरिंग प्रॉपर नहीं है वो सब कुछ उधर ही है. मैंने सिंप्लीफाई करके नोट्स बनाए हैं, आई विल गिव इट टू यू, डोंट वरी. गुड, सिंप्लीफाइड. तो 3 एप्लीकेशन देखने हैं. नंबर 1 इज मोशन ऑफ एन व्हीकल ऑन अ हॉरिजॉन्टल कर्व्ड रोड. तुम रास्ते से जाते हो, टर्न आता है, तो जो तुम टर्न लेते हो वो एक रोड पे टर्न ले रहे हो जो कर्व्ड है. पहला एप्लीकेशन. जब तुम टर्न लेते हो तो तुम सर्कुलर मोशन ही परफॉर्म कर रहे हो. इट इज पार्ट ऑफ अ सर्कल. अभी मैंने बताया कि सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए कौन सा फोर्स चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स. कौन सा चाहिए?
सेंट्रीपिटल फोर्स, विच इज अ नेसेसरी फोर्स टू परफॉर्म सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल फोर्स। हर एक फोर्स का एक सोर्स होता है, अपने आप कुछ नहीं होता है। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स हैपेंस फॉर अ रीजन, एंड दिस रीजन इज फिजिक्स। तो याद रखना, जब तुम टर्न ले रहे हो तो तुम सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हो। सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हो तो कौन सा फोर्स चाहिए था? सेंट्रीपिटल। कहाँ से आया, किसने दिया? अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड सन, मून इज रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ, मून इज रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ इन सर्कुलर ऑर्बिट, यस। सर्कुलर मोशन है, यस। सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आया? ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रॉन, अगर आप इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल मानते हो तो इफ इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल, इट इज रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट। सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आया? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है। नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है? अट्रैक्शन का फोर्स होता है, कूलम्ब्स फोर्स बोलते हैं उसको। सीखोगे या सीखा होगा? बराबर। ऐसा ही है, ऐसे ही। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल भी लेना ही है। ये जो मैं कब से इस इस समथिंग लुकिंग लाइक अ पेंडुलम को घुमा रहा हूँ ना, ये एग्जाम्पल भी है, तुमको कल कवर हो जाएगा। ये भी क्या परफॉर्म कर रहा है? सर्कुलर मोशन। सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आया? कहाँ से आया? कहाँ? सेंटर से तो आया, किसने दिया? ये लेंथ नहीं, ये जो रस्सी है इसमें स्ट्रेच प्रोड्यूस हुआ, उसको बोलते हो टेंशन। और ये जो नीचे उसके वेट है, वेट वेट बॉब, उसका वेट है। तो टेंशन और वेट के रिजल्टेंट ने क्या दिया? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या दिया? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अभी ये चीज़ें याद रखो। तो ऐसे एक एक करके हमको 3-4 एप्लीकेशंस देखने हैं। तो विल फर्स्ट सी द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एप्लीकेशंस ऑफ यूसीएम। और बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग है एप्लीकेशंस ऑफ यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का पहला एप्लीकेशन, व्हीकल ऑन अ हॉरिजॉन्टल कर्व रोड। व्हीकल ऑन अ हॉरिजॉन्टल कर्व्ड रोड। मैं तो रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी नहीं खा रहा था, बस टर्न आ गया। So I was moving on a straight horizontal road and then there's a turn. So when there's a turn, effectively I am moving on the part, मतलब curvature। तो curvature मतलब part of circle होता है। So because I was moving on the part of circle, सेंट्रीपिटल फोर्स कहीं से तो आना चाहिए। नहीं आता तो पता है क्या होता? नहीं आता तो मैं जाता रोड से बाहर, और सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं आता तो मैं जाता रोड से बाहर। उसके बाद कहाँ जाता मुझे भी नहीं पता, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द स्पीड। मैं कितनी स्पीड से जा रहा था उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि मैं रोड के बाहर जाने के बाद कहाँ जाऊंगा। हॉस्पिटल तो जाना ही है, पर वो नहीं पता कितने दिन तक, वो नहीं पता। गुड। तो इसका मतलब मैंने सेफली टर्न लिया, रोड को मैंने सेफली क्रॉस किया, मतलब टर्न लिया। इसका मतलब आई वॉज गेटिंग सेंट्रीपिटल फोर्स फ्रॉम समवेयर एंड इट कम्स फ्रॉम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड द रोड। गाड़ी चलाते हो तो टायर होता है, इसलिए बोला जाता है कि टायर टाइम टू टाइम चेंज करो, क्योंकि टायर घिस गया, फ्रिक्शन गया तो तुम भी गए टेंजेंशियली बाहर। राइट। तो यहाँ पे रिमेंबर द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज कमिंग फ्रॉम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब ये फ्रिक्शनल फोर्स तुम अगले चैप्टर में सीखोगे तब बताऊंगा, अभी से फॉर्मूला याद रख लो। सेंट्रीपिटल फोर्स तो एम वी स्क्वायर बाय आर होता ही है, अभी देखा था। ये होता है म्यू टाइम्स ऑफ एम जी। कितना होता है? म्यू टाइम्स ऑफ एम जी। एम जी को बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। अब नॉर्मल रिएक्शन के वो समझ लो, एवरी एक्शन इज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। अगर एक गाड़ी है या तुम खुद हो, तुम एक बेंच पे बैठे हो, तुम्हारा वेट, व्हाट इज योर वेट? एम जी। व्हाट योर वेट? एम जी इज एक्शन ऑन द बेंच। बेंच क्या लगा रहा है? क्या लगा रहा है? रिएक्शन। क्या कर रहा है? रिएक्शन। क्या कर रहा है? रिएक्शन। इसको बोलते हैं एन, नॉर्मल रिएक्शन।
तो सिमिलरली जब गाड़ी एक रोड पे चल रही है, गाड़ी का वेट रोड पे क्या है, एक्शन है, और रोड क्या लगा रहा है, रिएक्शन। और रिमेंबर, ये रिएक्शन को नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। क्या होता है? तो तुम अगर देख रहे हो ये ऑब्जेक्ट जिस सरफेस पे है उसको ये फोर्स परपेंडिकुलर है कि नहीं, 90 डिग्री बना कि नहीं यहाँ पे, है ना, गुड। तो इसको नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्मल रिएक्शन। जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर से मूव हो, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर से मूव हो, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो होता है म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। क्या होता है वो? म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। लेकिन नॉर्मल रिएक्शन खुद किसको इक्वल है? एम जी को। इसलिए मैंने क्या लिखा था, क्या लिखा था, म्यू एम जी। अब म्यू क्या होता है? म्यू को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं इसको? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अभी ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का क्या काम है बताता हूँ। ये आपको बताता है, क्या बताता है, कि दो सरफेस में कितना फ्रिक्शन है। एग्जाम्पल, एक की मस्त नई गाड़ी है एकदम, अभी अभी शोरूम से बाहर लेके आए, डेफिनेटली टायर नए है, रोड वही है, टायर नया है, फ्रिक्शन ज़्यादा है, तो ग्रिप अच्छा बैठता है, तुम ब्रेक मारोगे तो अच्छे से ब्रेक लगेगा, स्टेबल होगा, सब होगा। एक का वही गाड़ी है, पुराना है, जो 4 साल पहले लिया था, आज तक टायर ही चेंज नहीं किया। अब वो उसी रोड पे जा रहा था, उसी गाड़ी पे जा रहा था, उसी स्पीड पे जा रहा था, ब्रेक दबाया गया, फ्रिक्शन कम था। तो म्यू तुमको बताता है फ्रिक्शन कितना है। What does mu tell you? How much is the friction? And I tell you, साइंस तुम्हारे आजू बाजू में ही है। आपको बताता हूँ मैं, हैव यू एवर नोटिस्ड, अभी तो रिसेंटली हाईवेज भी कंक्रीट के बनने लग गए, लेकिन इफ यू नोटिस, कॉलोनी के अंदर रोड कंक्रीट के होते हैं, बाहर डामर के होते हैं। ऐसा क्यों? और कंक्रीट के रोड को देखोगे ना, तो कंक्रीट के रोड पे ऐसे क्रॉस क्रॉस लाइन मारते हैं। पता है क्यों? टू इंक्रीज फ्रिक्शन। क्योंकि कॉलोनी के अंदर बच्चे खेलते हैं, रोड छोटे होते हैं, और कुछ लोग होते हैं जिनको ये समझ में नहीं आता कि गाड़ी स्लो चलानी चाहिए, वो भाई साहब चलते जा रहे हैं। और अगर डामर का रोड होता, ब्रेक मारा होता, या तो खुद स्लिप होता, और स्लिप होता तो भी किसी को ठोकता। कंक्रीट के रोड पे ब्रेक मारा तो स्लिप होने के चांसेस कम है, क्योंकि फ्रिक्शन ज़्यादा है। तो जो क्रॉस क्रॉस लाइन्स होते हैं, इट इज टू इंक्रीज फ्रिक्शन। कभी नोटिस भी किया करो, देखा भी करो कि वो ऐसा क्यों किया। आउट ऑफ योर क्यूरियोसिटी शुड आस्क। हमारे कॉलोनी में काम चल रहा था, मैं रुक गया, उसको पूछने, ये क्यों कर रहे हो तुम? तो बोला हमको इंस्ट्रक्शन मिले, हम कर रहे हैं। बट देन यू हैव टू अंडरस्टैंड इट इज टू क्रिएट मोर फ्रिक्शन। ठीक। एनीवेज, कमिंग टू द पॉइंट, एम गया तो वी स्क्वायर क्या आ गया, म्यू आर जी। क्या आ गया? म्यू आर जी। तो वी क्या हो गया? अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी। इसको बोलते हो मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड। क्या बोलते हैं इसको? अभी ये और ही एक इंटरेस्टिंग पैरामीटर है। ये आपको बताता है कि अगर आपको एक रास्ते पे सेफली टर्न लेना है, तो आपकी गाड़ी का स्पीड अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी से ज़्यादा हो नहीं सकता। अगर ज़्यादा हुआ तो तुम टर्न नहीं ले पाओगे, तुम स्किड हो जाओगे, योर व्हीकल विल स्लिप। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड है, ये देखो किस पे डिपेंड करता है, आर पे। व्हाट इज आर? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द रोड। रोड को टर्न दिया, तो जब टर्न दे रहे तो कुछ रेडियस बना होगा ना। अब वो तो चेंज नहीं हो सकता ना, रोड बन गया बन गया। वी कैनॉट चेंज द रेडियस, रेडियस बढ़ा नहीं सकते, कम नहीं कर सकते, तो रेडियस तो कांस्टेंट है। रोड बन गया बात खत्म हो गई, यू कैन नॉट चेंज रेडियस। और किस पे डिपेंड करता है? जी। व्हाट इज जी? एक्सीडेंट ड्यू टू ग्रेविटी। उसके लिए तुमको प्लेनेट छोड़ना पड़ेगा, मार्स पे जाना पड़ेगा, चेंज करना है तो चेंज होगा क्या? नहीं। तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। तो मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड किस पे डिपेंड करता है? म्यू। किस पे? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो तुम अब सिर्फ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के भरोसे हो, और अगर म्यू की वैल्यू कम हुई तो मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड भी कम है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ऊपर से गाड़ी का टायर पुराना था, ऊपर से बारिश हो गई, पानी है, तो फिर 100% गए। तो यू कैन नॉट डिपेंड ओनली ऑन दिस। तो ये प्रॉब्लम है
पहले प्रॉब्लम समझो फिर सॉल्यूशन समझेगा। तो पहले प्रॉब्लम ये था, हमको टर्न लेना था। टर्न लेना है मतलब कौन सा मोशन परफॉर्म करना है? सेंट्रीपिटल मोशन, सर्कुलर मोशन। फोर्स कौन सा चाहिए? सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल फोर्स किसने प्रोवाइड किया? फ्रिक्शन ने, राइट। और इन दोनों को इक्वेट किया तो मुझे मिल गया मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड का वैल्यू। और वहां से क्या समझ में आया कि मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड डिपेंड्स ओनली ऑन म्यू। अगर गाड़ी का टायर बहुत ही पुराना है, बारिश है, पानी है, ऑयल भी पड़ा है, तो गाड़ी साइड में लगाना और पैदल चल के जाना, क्योंकि गाड़ी चलाओगे तो गए, राइट। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए इस प्रॉब्लम को, क्योंकि तुम कंप्लीटली एक पैरामीटर पर डिपेंडेंट हो विच इज रिस्की, इसको सॉल्व करने के लिए वी डू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, उसको बोलते हो बैंकिंग ऑफ रोड्स। बैंकिंग ऑफ रोड्स। अभी बैंकिंग ऑफ रोड्स मतलब क्या? रोड्स को बैंक में जमा करके आना। इट इज नॉट बैंकिंग ऑफ रोड्स। हाईवेज पे अगर ट्रैवल किया होगा तो नोटिस किया होगा, जब तुम टर्न लेते हो तो थोड़ा सा रोड ऐसा ऊपर उठाया होता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। द प्रोसेस ऑफ, ये रोड था सीधा सीधा, लेकिन टर्न आया, तो रोड के आउटर एज को, बाहर वाले साइड को ऐसा ऊपर उठा दिया, यहाँ पे कुछ एंगल बन गया। द प्रोसेस ऑफ रेजिंग द आउटर एज ऑफ द रोड विथ रिस्पेक्ट टू इट्स इनर एज इज कॉल्ड एज बैंकिंग ऑफ रोड। ये सिर्फ तुमको रेसिंग ट्रैक्स या हाईवे पे देखने को मिलेगा। जब टर्न आता है तो थोड़ा सा जो बाहर का साइड है, एक बाहर का साइड है, एक डिवाइडर वाला साइड होता है। डिवाइडर की बात नहीं कर रहा मैं, बाहर वाले साइड की बात कर रहा हूँ। रोड कैसा ऊपर उठाते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ रेजिंग द आउटर एज ऑफ द रोड विथ रिस्पेक्ट टू इट्स inner edge is called as banking of road, right? The angle made by the road with respect to horizontal is called as angle of banking. क्या बोलते हैं इसको? angle of banking. अब ये करने से क्या होता है देखो, अब तक सीधे सीधे रोड पे, सीधे सीधे रोड पे जो गाड़ी ऐसा आ रहा था, एक गाड़ी तुम्हारी तरफ आ रहा है, एंड इज कमिंग टुवर्ड्स यू। अब ये रोड को हमने ऊपर उठा लिया, तो गाड़ी अभी भी तुम्हारे पास ही आ रहा है, वो गाड़ी तुम्हारे तरफ ही आ रहा है, सिर्फ गाड़ी अभी इंक्लाइन प्लेन पे है। किस पे है? इंक्लाइन प्लेन। तो पहले 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 कैसा था? गाड़ी है क्या हमारे पास? गाड़ी नहीं है। ये कोई गाड़ी, ये तुम्हारे पास आ रही है, कमिंग टुवर्ड्स यू। जैसे ही टर्न आया ना, ये हमने इसको थोड़ा सा ऊपर उठा दिया, थोड़ा सा। इसको क्या बोलते हो? बैंकिंग ऑफ रोड। और जो एंगल बना हो क्या होता है? एंगल ऑफ बैंकिंग। ठीक। अब ऐसा क्यों किया? समझेगा। तुम पहले किस पे डिपेंडेंट थे टर्न मारने के लिए? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब देखो क्या हुआ, सिर्फ इतना सा रेस करने से, ये गाड़ी है, गाड़ी का वेट होता है ना, वेट होता है mg। क्या होता है? mg। और मैं काम करता हूँ, गाड़ी जिस रोड पे है, तुम जिस बेंच पे हो, बेंच तुम पे क्या लगा रहा है? नॉर्मल रिएक्शन। गाड़ी जिस रोड गाड़ी पे क्या लगा रहा है? नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? नॉर्मल होता है। किसको नॉर्मल होता है? टू द सरफेस इन कांटेक्ट। गाड़ी इस इंक्लाइन प्लेन पे है, तो नॉर्मल रिएक्शन किसको परपेंडिकुलर है? इंक्लाइन प्लेन को। किसको? इंक्लाइन। ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन। क्या हो गया ये? नॉर्मल रिएक्शन। क्या हो गया ये? नॉर्मल रिएक्शन। पक्का ना? तो रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन। ये भूलना नहीं, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन हियर। अभी मैंने बोला था, अगर दो लाइंस में एंगल थीटा हो तो उन दोनों को परपेंडिकुलर लाइन में एंगल क्या होगा? थीटा। देखो ये वाला लाइन इसको परपेंडिकुलर है, ये लाइन दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो एंगल कितना बना यहाँ पे? थीटा। कितना बना यहाँ पे? थीटा। तो ये mg का एक कंपोनेंट हो गया। कौन? mg cos थीटा। बोलो कि cos क्यों? मैंने ये भी बहुत बार बताया है, एंगल को लग के कौन होता है? cos। क्योंकि cos के डेफिनेशन में ही है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर ये mg cos है तो इधर पता है कौन है? mg sin। ये mg sin है, mg sin थीटा। बरोबर? श्योर, गुड, 100%। अब एक बात और बताओ मेरे को, ये जो तुमने बैंकिंग का प्रोसेस किया वो स्ट्रेट रोड पे किया कि टर्न पे किया?
वेरी गुड, टर्न पे किया। टर्न मतलब कर्वेचर, और हर एक कर्वेचर का एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां से सेंटर तक का डिस्टेंस क्या बोलते हो? रेडियस। क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? रेडियस। क्या बोलते हो? रेडियस। तो जहां पे तुमने ये टर्न पे इस रोड को रेस किया, इस रोड को ऊपर उठा लिया, तो याद रखना उस रोड का सेंटर यहां पे कहीं पे है। ये डायरेक्शन है टुवर्ड्स सेंटर, तो ये टुवर्ड्स सेंटर, इट इज टू द सेंटर, भूलना नहीं इसको। तो ये कहाँ पे है? टुवर्ड्स सेंटर। तो सेंटर इधर है। किसका सेंटर इधर है? रोड का सेंटर इधर है, कर्वेचर का सेंटर इधर है। क्योंकि ये टर्न पे तुमने ऐसा किया था ना, तो ये इधर सेंटर था, तो ये सेंटर उधर है, टू द सेंटर। पक्का पक्का? श्योर श्योर, 100%। अब एक काम और करते हैं, ऐसा करते हैं, इस लाइन को ऐसा भी एक्सटेंड कर देते हैं। ऐसा क्यों किया वो भी समझेगा, थोड़ी देर में समझेगा। ये थीटा, तो ये कौन कौन ये? क्यों क्यों थीटा? वर्टिकली अपोजिट। ये थीटा, ये कौन? एन साइन के कॉस, एंगल को लग के कॉस होता है, एन कॉस, एन कॉस, एन कॉस। अगर वो एन कॉस, तो ये कौन? एन साइन। ये कौन? एन साइन। बराबर। एन साइन थीटा कहां पे पॉइंट कर रहा है? कहां पे? वेरी गुड। तो मुझे बताओ सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिल रहा है? n sin theta provides centripetal force mv square by r, where r is the radius of the curvature. शुरुआत है, और एक बार तुम समझ जाओगे ना, हम टेलिंग यू, पूरी जिंदगी में बुक नहीं उठानी पड़ेगी ये टॉपिक पढ़ने के लिए। सिर्फ हमने रोड को ऐसा ऊपर उठाया, उससे कंपोनेंट देखो कैसे हो गए। एन के दो कंपोनेंट हो गए, कॉस और साइन। एम जी के दो कंपोनेंट हो गए, कॉस और साइन। एन का साइन कंपोनेंट क्या कर रहा है? टुवर्ड सेंटर देख रहा है, मतलब टुवर्ड सेंटर, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। एन का कॉस कंपोनेंट किसको अपोजिट है? किसको अपोजिट है? एम जी को। तो एन कॉस थीटा वेट को बैलेंस कर रहा है। अब इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड कर दो, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दो। एन एन कैंसल, साइन बाय कॉस इज tan थीटा, एम वी स्क्वायर बाय आर, एम वी स्क्वायर बाय आर। चलो एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं हो इसके लिए लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। एन साइन थीटा अपॉन एन कॉस थीटा, एम वी स्क्वायर बाय आर अपॉन एम जी। एम और एम, एम एंड एम हो गया कैंसल, एन और एन हो गया कैंसल। ठीक, तो ये मिल गया आपको साइन थीटा बाय कॉस थीटा, मतलब कौन? tan थीटा। tan थीटा क्या आ गया? v स्क्वायर बाय आर जी। तो v स्क्वायर क्या हो गया? आर जी tan थीटा। तो v क्या हो गया? अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा। इसको बोलते हैं मोस्ट सेफ स्पीड। क्या बोलते हैं इसको? मोस्ट सेफ स्पीड। क्या बोलते हैं इसको? मोस्ट सेफ स्पीड। अब इसको मोस्ट सेफ स्पीड क्यों बोला, उसका भी रीजन है। इफ यू सी, हमने अभी तक फ्रिक्शन की बात ही नहीं की। म्यू कहाँ गया? गायब हो गया। मतलब फ्रिक्शन अगर नहीं भी हो, गाड़ी का टायर एकदम ही पुराना है, स्मूथ, नो फ्रिक्शन एट ऑल, फिर भी इतनी स्पीड से तुम गाड़ी को सेफ टर्न दिलवा सकते हो सिर्फ रोड को थोड़ा ऊपर उठाने से। जब तक रोड को तुमने रेज नहीं किया तब तो वो म्यू पे डिपेंड कर रहा था। मतलब अगर फ्रिक्शन कम है और म्यू की वैल्यू 0 हो गई, तो मैक्सिमम सेफ स्पीड कितना हो गया? 0। मतलब गाड़ी चलाना ही नहीं, छोड़ देना उसको उधर, या पैसा उठा के लेके जाना। लेकिन ओनली बाय रेजिंग द आउटर एज ऑफ द रोड विद रिस्पेक्ट टू इनर एज, हमने सिर्फ रोड को ऐसा ऊपर उठाया। वो ऊपर उठाने से फोर्सेस के कंपोनेंट्स हो गए। कंपोनेंट से ये समझ में आया कि v विच इज मोस्ट सेफ स्पीड इज अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा। मतलब अभी वो म्यू पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो म्यू 0 भी हुआ तो भी कम से कम इतनी स्पीड से आर मतलब रेडियस को वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना, जी मतलब 9.8 और थीटा इज द एंगल ऑफ बैंकिंग। तो जो भी वैल्यू आएगी
कम से कम उतनी स्पीड से तुम सेफ टर्न ले सकते हो, इवन इफ देर इज नो फ्रिक्शन एट ऑल, राइट। तो हाईवेज पे ऐसा करते हैं। एक तो हाईवेज पे लोग सुनते नहीं है, वहाँ लिखा होता है कि भैया 80 किलोमीटर के ऊपर मत चलाओ, 80 किलोमीटर पर आवर, फिर भी दौड़ाते हैं। ऊपर से गाड़ी जब लिया था तब गाड़ी के शोरूम के मालिक ने बोला था थोड़ा हर 70,000 किलोमीटर के बाद या 50,000 किलोमीटर के बाद टायर चेंज कर लेना। हमारा तो आदत है जब तक टायर फटता नहीं है तब तक चलता रहता है। और हाईवे पे दौड़ा रहे हैं और हाईवे पे टर्न आया, और अगर टर्न आया और टर्न पे बैंकिंग नहीं किया तो इसके भरोसे हो तो तुम गए। इसलिए थोड़ा सा ऐसा ऊपर उठाते हैं रोड को, सो दैट अगर फ्रिक्शन कम पड़ भी गया तो ये जो एंगल है ये हेल्प कर देगा टू टेक अ सेफ टर्न। पक्का, राइट, गुड। अब होता क्या है, सपोज लिख दिया है वहां पे मोस्ट सेफ स्पीड टू टेक अ टर्न इज 50 किलोमीटर पर आवर, मान लो ऐसा लिखा है। लेकिन हम लोग कहाँ 50 पे चलने वाले हैं, या तो 50 से कम या तो 50 से ज़्यादा। तो कम से कम कितना स्पीड हो सकता है उसको बोलते हो मिनिमम पॉसिबल स्पीड। ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है उसको बोलते हो मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड। वो हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे।